welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the exercise with solutions of class 9th Geographies chapter 4 which is climate. So let's begin. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो इनमें से वो कौन सा प्लेस है जो कि अर्थ पर वेटेस्ट प्लेस है, हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला प्लेस। आंसर इज बी, मौसिनराम। ये जो है मेघालय में है एंड इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश दुनिया में अगर कहीं होती है तो इस प्लेस पर। नेक्स्ट इज द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन एज। जो हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पर जब समर का टाइम होता है, समर सीजन, तो वहाँ पर लोकल विंड्स जो फ्लो करती हैं उनका नाम क्या है। आंसर इज बी, लू। ठीक है, लू ये हॉट डस्टी विंड्स होते हैं। और यहाँ जो काल बैसाखी है, ये क्या है, काल बैसाखी लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स हैं जो कि आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल्स लाने के लिए विंटर के दौरान। तो ये होते हैं सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसका आंसर है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो भी रेनफॉल होता है विंटर मंथ्स के टाइम पे, वो किस कारण से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये जो है डिस्टर्बेंसेस ये मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट करते हैं। बाकी जो रेनफॉल है मानसून टाइम पे वो साउथ वेस्ट मानसून्स की वजह से होता है, और जो आप तमिलनाडु में विंटर के समय जो रेनफॉल ये सब देखते हैं वो रिट्रीटिंग मानसून के कारण है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में किसके कारण रेनफॉल होता है, तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। तो भारत में मॉनसून लगभग कब पहुंच जाता है। आंसर इज सी, अर्ली जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का, ठंड के समय का इंडिया में। आंसर इज बी, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। दिन के समय धूप निकल जाने पे डेज जो है उनका टेम्परेचर जो है थोड़ा वार्म रहता है एंड नाइट जो है वो कोल्ड रहते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्हें हमें ब्रीफली आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि फैक्टर्स है। ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो हर जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। वे क्या है, लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, प्रेशर इन विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी दैट इज कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो बुकिश आंसर है कि फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें दिया हुआ है लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर इन विंड्स, उसमें आ गए प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अब इन सबको समझते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड। हमारा जो अर्थ है उसका सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। अगर फ्लैट होता हमारा अर्थ तो सन का जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं सन की तरफ से वो सब एक बराबर पड़ते, हर प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता। बट ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, हमारा अर्थ का शेप कैसा है, कर्व्ड है, स्फीयर शेप में है, हर एक लैटिट्यूड पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट पहुँच रहा है। इस कारण से हम देखते हैं कि जो प्लेस डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे वहाँ पे भी सोलर रेडिएशंस रिसीव जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और इस कारण से वहाँ पे हमें टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस पहुँच रहे हैं। उसी तरह से हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये सनलाइट जो है, सोलर रेडिएशंस कम होते जाते हैं। तो जनरली देखा गया है कि टेम्परेचर जो है वो, अगर हम पोल्स की तरफ बढ़े फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। तो ये फैक्टर है। और दूसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जितनी ज़्यादा हाइट होगी हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर घटता है। तो जो माउंटेनस रीजन्स होते हैं हमारे कंट्री में कंपेयर टू प्लेन्स, वहाँ पर आप देखेंगे इनके भी क्लाइमेट में टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है इट डिक्रीजेज विथ हाइट। उसी तरह से प्रेशर इन विंड सिस्टम्स,
प्रेशर एंड विंड सिस्टम कौन से प्लेस पे हमारा लो प्रेशर है, कौन सा प्लेस पे हाई प्रेशर है, ये भी अफेक्ट करता है, क्योंकि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। तो कैसा सिस्टम है वहाँ पे और कौन सा प्रेशर है, इस हिसाब से विंड का मूवमेंट डिसाइड होता है। उसी तरह से सी से कितना डिस्टेंस है, हमने देखा है कि जो प्लेसेस सी के करीब होते हैं वहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, ये वहाँ पे फीचर है जो प्लेसेस सी के नज़दीक हैं। उसी तरह से ओशन करंट्स, हमारे जो ओशन करंट्स होते हैं वो कुछ वार्म करंट्स होते हैं, कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं। उसी तरह से रिलीफ फीचर्स यानी कि फिजिकल फीचर्स क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स जो है सारे जो विंड बियरिंग मॉइस्चर यानी कि जो क्लाउड्स हैं उन्हें रोक लेंगे और प्रेसिपिटेशन होगा, तो मानसून को भी अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आंसर ये है कि इसके पीछे रीज़न इसलिए ये है कि मानसून विंड्स जो हैं हमारे कंट्री को बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे कंट्री के क्लाइमेट को। मानसून विंड्स, ये जो विंड्स हैं ये क्यों आते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो समर के टाइम पे, और इंडिया जो है पेनिनसुलर कंट्री है, 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो लैंड मास जो है समर के टाइम बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है और कंपेरेटिवली जो ओशंस हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कूल रहते हैं। यानी कि लैंड मास जब हीट होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर जैसे कंडीशंस डेवलप होने लगते हैं, और ओशंस पे हम क्या देखते हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस। और हमें पता है कि विंड्स का जो मूवमेंट का पैटर्न है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है। अब इंडिया के तरफ जो ये विंड्स हैं, क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर जैसे कंडीशंस बन जाते हैं समर मंथ्स के टाइम, तो ये जो रेन बियरिंग विंड्स हैं यानी कि मानसून विंड्स हैं, ये रेन मानसून लेकर हमारे कंट्री की तरफ आ जाती हैं और बहुत पूरे इंडिया को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंडिया जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में लाई करता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब लो प्रेशर का जोन, जहाँ पे विंड्स आकर के मर्ज होती हैं, कन्वर्जेंस का जोन है ये। इस कारण इंडिया का जो ये लोकेशन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, दस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स हैं, जो रेन है, वो मानसून विंड्स के द्वारा लाए जाते हैं हमारे कंट्री को, और काफ़ी यूनिक है ये, इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको नाम क्या दिया गया है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आपको तो ये पता ही होगा कि जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। एंड मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। नॉर्मली जो है इंडिया वो ईस्टर्ली विंड्स के जोन में लाई करता है, ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती रहती हैं। लेकिन जब मानसून का टाइम आता है तो इंडिया में कौन सी विंड्स आ जाती हैं, साउथ वेस्ट वेस्टर्ली विंड्स। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शन में। जो विंड्स ईस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही थी, अब उनके जगह पर कौन सी विंड्स ब्लो करने लग रही हैं, किस डायरेक्शन से, सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। और ये वेस्टर्ली विंड्स है जो हमारे कंट्री में मानसून लेकर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? भारत का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें एक ही दिन में एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है, मतलब कभी बहुत कोल्ड हो गया और कभी बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, हॉट हो गया, और इसके पीछे कारण क्या है? आंसर इज पार्ट ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंसेस द हाइएस्ट डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज थार डेजर्ट। कौन सा पार्ट? थार डेजर्ट जो है। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि सेम डे, प्रतिदिन जो आप टेम्परेचर में वेरिएशंस देख रहे हैं, कभी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, इनके बीच जो वेरिएशन है लो और हाई टेम्परेचर के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? थार डेजर्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सैंड से भरा हुआ इलाका है, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ सैंड, जो कि बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है दिन के समय, और बहुत जल्दी नाइट होने पर क्या होता है, ये कूल भी हो जाता है। और यहाँ पे कोई आसपास थार डेजर्ट वाले एरिया में कोई आसपास जो है सी भी नहीं है, ताकि मॉडरेट हो सके क्लाइमेट, ये टेम्परेचर्स। देयर इज़ नो सी क्लोजर टू दिस एरिया एंड हेंस देयर इज़ नो मॉडरेटिंग इफेक्ट। आप देखेंगे कि दिन के समय जो है टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और नाइट में 15 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो एक ही दिन में आपको बहुत ही, मतलब टेम्परेचर में एक्सट्रीम एंड्स पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 15 डिग्री एंड 50 डिग्री। यही कारण है कि ये जो पार्ट है थार डेजर्ट या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब वहीं देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार जो है
और केरला के आइलैंड्स जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है और केरला में, वहाँ पे आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा डे और नाइट टेम्परेचर्स में, जबकि आप थार में देखिए कितना एक्सट्रीम डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। तो कौन सी विंड्स हैं जो मालाबार कोस्ट पर रेनफॉल लेकर आती हैं? तो ये जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। ये क्या है, केरला वाला हिस्सा जो है ये मालाबार कोस्ट है, और यहाँ पे जो विंड्स हैं वो कौन से डायरेक्शन से आ रही हैं, साउथ वेस्ट। तो ये है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं और वे भारत की जलवायु को कैसे अफेक्ट करते हैं? आंसर, जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। जेट स्ट्रीम्स क्या है, नैरो बेल्ट मतलब पतले से बेल्ट में बहने वाली, ऊंचाई पर बहने वाली वेस्टर्ली विंड्स हैं। वेस्टर्ली विंड्स मतलब जो वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, और ये धरती के सतह पे नहीं बहती। कहाँ बहती है ये, तो धरती के सतह पे नहीं, ये अपर ट्रोपोस्फियर में बहती हैं। जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहती है, सतह पे नहीं बहती, ये ट्रोपोस्फियर में बहती है, ऊपर बहती है, ऊंचाई पर। और हाई एल्टीट्यूड देखिए 12,000 मीटर्स के अवब बहने वाली, लगभग 8 to 11 किलोमीटर के रेंज में बहने वाली हैं। ये कैसे मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। और कहाँ पर, तो ट्रोपोस्फियर में। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसमें उसके अपर लेयर्स में ये बहती है। और इनका स्पीड जो है वो कितना रहता है, 110 किलोमीटर पर आवर समर में, टू अबाउट 184 किलोमीटर्स इन विंटर। ये विंड्स कहाँ लोकेटेड है, तो दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसलिए हम इनको, ये ट्रॉपिक्स का रीजन है, क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। सब ट्रॉपिकल क्योंकि इस रीजन में, इस लैटिट्यूड में फ्लो कर रही हैं, और वेस्टर्ली क्योंकि इनका डायरेक्शन कैसा है, वेस्ट की तरफ से है। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज ऑल द ईयर एक्सेप्ट इन समर। तो हिमालयाज के नीचे पूरे साल ये हिमालयाज के जो हमारे माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स, उनके नीचे से होकर बहती हैं ये विंड्स। लेकिन समर में क्या होता है, ये जो विंड्स हैं ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं, अपवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं और ऊपर बहने लगती हैं, हिमालयस के नॉर्थ में बहने लगती हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे कंट्री में, ये इसी वेस्टर्ली विंड्स के द्वारा लाई जाती हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ हिमालयाज विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सन के मूवमेंट के साथ ये ऊपर चली जाती है हिमालयस के नॉर्थ में। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो आपने देखा कि पूरे साल जो हमारी जो मतलब वेस्टर्ली विंड्स हैं वो इंडिया पे ब्लो करती हैं, इंडिया के ऊपर से ब्लो करती हैं, हिमालयाज के नीचे से होते हुए पूरे ईयर। लेकिन जब समर मंथ्स आता है तो ये जो सन के मूवमेंट के साथ ये विंड्स जो है वेस्टर्ली विंड्स, ये नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जाती है, और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के ओवर ब्लो करने लगती हैं। कितने डिग्रीज के पास, 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मॉनसून्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून। तो हमें मॉनसून्स को डिफाइन करना है और बताना है कि इस वर्ड ब्रेक इन मॉनसून से आप क्या समझते हैं। आंसर, ये जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड से डिराइव्ड है, मौसम, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। ठीक है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, सीजन, और ये रिफर करता है टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रेक्स क्या हैं, तो आपने देखा होगा कि जब मॉनसून विंड्स आ जाती हैं तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए, हम कुछ डेज़ के लिए देखेंगे कि कॉन्टीन्यूस रेनफॉल है, फिर कुछ डेज़ ऐसे भी आते हैं जिनमें बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता और फिर अगेन रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो रेनलेस इंटरवल का टाइम पीरियड है इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक इन मॉनसून कह रहे हैं। मॉनसून रेन occur for a few days continuously and take a break for few days. So monsoons have a dry spell between wet spells. तो ये क्या है, wet spells है और ये dry spell है, ये ड्राई स्पेल है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, व्हेन दिस ड्राई स्पेल वेयर देयर इज नो रेनफॉल इज कॉल्ड मानसून ब्रेक। तो मानसून जो है एक साथ मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रेनलेस इंटरवल्स। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इन मानसून। मानसून विंड्स आ गई हैं, रेनफॉल भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ दिन देखेंगे कि बारिश नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिन बारिश हो रही है, कुछ दिन नहीं हो रही, एंड फिर कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज breaks in monsoon. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो मानसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों देखा जाता है। आंसर, द
यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ क्वाइट परसेप्टेबल। जो जोड़ने का काम करता है ये मानसून पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट पे इज़ क्वाइट परसेप्टेबल, मतलब ये प्रत्यक्ष है, इसको समझा, देखा और महसूस किया जा सकता है। ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है यानी कि मानसून, ये हमारी सीजन्स को एक रिदमिक पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, एक रिदमिक साइकिल प्रोवाइड करते हैं। और एनिमल, बर्ड, प्लांट, हर कोई जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। मानसून जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है हमारा वो किस पे डिपेंडेंट होता है? मानसून्स पर। आपको पता है कि जो मेजर एरियाज है हमारे कंट्री में आज भी वो मानसून पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए। किसी साल अगर ड्रॉट आ गया तो पूरा का पूरा फसल एग्रीकल्चर मतलब फसल बर्बाद हो जाते हैं और लोगों की लाइवलीहुड पर भी ये असर डालता है। ठीक है, जो रिवर्स हैं, जो सीजनल रिवर्स हैं, जो गर्मियों में ड्राई हो जाते हैं, वो भी अपने रिचार्ज होने के लिए मानसून्स का वेट करती हैं। ग्राउंड वाटर्स को रिचार्ज करने का सोर्स है मानसून्स, फ्रेश वाटर का सोर्स है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे कंट्री को ये जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, रिदमिक साइकिल प्रोवाइड करते हैं। द इंडियन लैंडस्केप इज एनिमल, प्लांट एंड एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिव्स रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिना। ठीक है, दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट ए सिंगल रिवर वैली यूनिट। तो इस तरह से मानसून जो है यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the rainfall decrease from east to west in northern India? तो रेनफॉल जो है ईस्ट टू वेस्ट क्यों डिक्रीज करने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में? आंसर, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून विंड्स का वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है और फिर किधर मूव करता है? वेस्ट वर्ड्स। मतलब ये जो आपका ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा इंडिया का पोर्शन है, ये जो विंड्स है, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये ऐसे आता है यहाँ पर और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हिट करने के बाद, वर्षा करने के बाद इधर वेस्ट की तरफ मूव करने लगता है। तो जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये देखिए इसका मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो कम होते जा रहा है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो ईस्ट से, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते समय रेनफॉल का मॉइस्चर जो है कम होने लगता है। इसी से रेनफॉल डिक्रीज होने लगते हैं। जो भी रेनफॉल था, जो भी मॉइस्चर था यहाँ से ओशन से इनको मिल रहा था, अब ये लैंड मास की तरफ बढ़ रहे हैं और इनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल जो है नॉर्थ इंडिया में डिक्रीज होता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड देन वेस्टवर्ड्स कवरिंग नॉर्दर्न प्लेन्स। पहले किधर मूव करती है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में वर्षा करती हैं, फिर वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। वाइल दे मूव टुवर्ड्स वेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट टेंड्स टू रिड्यूस विद सब्सिक्वेंट रेन्स। बार बार रेनफॉल होने से अब उनके पास जो क्लाउड्स में मॉइस्चर था वो रिड्यूस हो जाता है, क्लाउड्स कम बनने लगते हैं। हेंस रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस एज टू वाई। तो इसमें हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये जो विंड्स हैं उनका सीजनल रिवर्सल क्यों होता है ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो इसको हमने पहले भी समझा है कि कैसे लो प्रेशर का जो रीज़न है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं और ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रीजन इंडिया पड़ता है और बाकी जो इंडियन कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ है उस रीजन में लाई करते हैं, इसी से विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। प्रेशर डिफरेंस, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें और भी फिनोमिना है जैसे कि अल नीनो, ये सब भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नाउ द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसनट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। तो रेनफॉल का जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा है वो कुछ ही महीनों पे क्यों सिमटा रहता है? आंसर ये है कि जो मानसून है इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट विंड्स एंड इट बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड एडवांसेस क्वाइट रैपिडली टू कवर द होल कंट्री। और ये कुछ ही मंथ्स का फिनोमेना है क्योंकि लो प्रेशर कंडीशंस जब तक बनी रहते हैं, समर मंथ्स के बाद जो लो प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे बनते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसमें ये जो मॉइस्चर लेके जो विंड्स आती हैं वो रेनफॉल करती हैं और जब मॉइस्चर कंटेंट इनका कम हो जाता है तो रेनफॉल रिट्रीट करने लगता है। तो ये रीजन था इनके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तो हमें बताना है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है उसमें विंटर के समय रेनफॉल क्यों होता है? तो आंसर है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है इट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ रीट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। जब मानसून विंड्स जो है अक्टूबर नवंबर के समय आप देखेंगे कि तमिलनाडु में रेनफॉल जैसे कंडीशंस हो जाते हैं।
क्योंकि जो मानसून विंड्स हैं जब वो रिट्रीट कर रही होती हैं, वापस लौट रही होती हैं, तो ये तमिलनाडु किस साइड है, ईस्टर्न साइड है, और वहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से ये विंड्स थोड़ा बहुत मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं, और जब ये लौट रही होती हैं तमिलनाडु से गुजरते समय, यहाँ मॉइस्चर के कारण थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो इनको बे ऑफ बंगाल से मिलता है, ये रेनफॉल क्रिएट करती हैं विंटर सीजन में। यही रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो इसी कारण से तमिलनाडु में क्या होता है, विंटर रेनफॉल। नेक्स्ट है द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, यानी कि बे ऑफ बंगाल साइड वाला, वो हमेशा फ्रीक्वेंटली बार बार वहाँ साइक्लोन्स क्यों आते हैं? तो जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इट इज़ द सेंटर फॉर वेरियस प्रेशर चेंजेस। वो डिफरेंशियल प्रेशर बेल्ट रीजन है बे ऑफ बंगाल। वहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर कंडीशंस चेंज होते रहते हैं, और हमेशा वहाँ पे चांस रहता है साइक्लोन डेवलपमेंट का। ड्यू टू दिस रीजन, डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। तो अभी देखा होगा कि बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे, जैसे कि मोचा, मिचोंग, ये सब जो था बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन्स आए थे इस रीजन में, बे ऑफ बंगाल वाला जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट वाला, वहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है डिफरेंशियल प्रेशर बेल्ट रीजन का जोन है, इस कारण वहाँ पे फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते रहते हैं। राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। राजस्थान, गुजरात और जो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, वो ड्रॉट प्रोन इलाके हैं, मतलब वहाँ सूखा रहता है, रेनफॉल कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है? आंसर है कि दीज पार्ट्स फॉल इन द रेन शैडो एरिया, ठीक है, ये रेन शैडो एरिया में फॉल करते हैं। ये जो साइड है आप देख रहे हैं जो विंड्स का है, ये है विंडवर्ड साइड जहाँ से विंड्स आ रही हैं, और ये जो साइड है ये लीवर्ड साइड है, यानी कि ये जो सूखा रह जाता है। लीवर्ड साइड को हम क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया कहते हैं। अब जो क्लाउड्स हैं, एक सेकंड, ये रहा माउंटेन्स, ठीक है, ये क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स को रोक लेती है माउंटेन्स, और यहीं पर सारी वर्षा हो जाती है, और ये साइड सूखा रह जाता है। ये जो राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट्स का जो लीवर साइड है, वो इस एरिया में आता है, रेन शैडो एरिया में आता है, रेन शैडो एरिया में आता है। इसी कारण से यहाँ पे क्लाउड्स जो है नहीं पहुँच पाते और रेन नहीं हो पाता। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कि लीवर साइड है, वेस्टर्न घाट्स है, उसी तरह से अरावलीज हैं राजस्थान, गुजरात में। तो जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, ये अरावलीज के पैरेलल होके निकल जाती हैं, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात सूखे रह जाते हैं। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो रीजनल वेरिएशंस हैं, मतलब हर रीजन में अलग अलग आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। आंसर, इंडिया शोज वाइड वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस वेरियस रीजन्स। जैसे कि इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखेंगे कि समर में कहीं कहीं पर मर्करी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है राजस्थान जैसे इलाकों में, और वहीं जम्मू एंड कश्मीर जो रिलेटिवली कूलर है, वहाँ पे टेम्परेचर मात्र 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius, and Tiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कहीं पर माइनस में टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, और कहीं पर देखिए कि मतलब 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। इस तरह से रीजन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होते रहे, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं। देयर वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स ऑल्सो। जो प्रेसिपिटेशन यानी कि जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो अपर पार्ट से हिमालयस के, वहाँ पे हम स्नोफॉल, फ्रॉस्ट वाले इलाके हैं वो, वहाँ पे हम स्नोफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देखते हैं, बर्फबारी होती है वहाँ, और बाकी कंट्री में हम क्या देखते हैं कि रेनफॉल होते रहता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेराइज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। आपको पता है मसीन राम जो कि मेघालय में है, वो दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, जबकि लद्दाख में आप देखेंगे कि मात्र 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही हो रहा है, 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। राजस्थान जैसे इलाकों में भी बहुत कम रेनफॉल होता है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे कंट्री में जून टू सितंबर आपको ज़्यादातर वर्षा देखने को मिलेगी। बट सम पार्ट्स जैसे कि तमिलनाडु, इनको अपना जो रेन है वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इस रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून से इनको अपना रेनफॉल रिसीव होता है तमिलनाडु को
कब कब मिलता है, और विंटर इन नवंबर में, मतलब जो ज़्यादातर पूरे कंट्री में जून टू सितंबर आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा है। तो कहीं कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु, यहाँ पर आपको विंटर के समय रेनफॉल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून्स। तो इसमें हमें मानसून्स के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। आंसर, ड्यूरिंग द समर सीजन द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज बाय द बिगिनिंग ऑफ जून। तो आपको पहले भी बताया था कि समर सीजन में इंडिया जो है उसका जो लैंड मास है वो हीट हो जाता है, और वहाँ पे कौन से कंडीशंस क्रिएट होते हैं, लो प्रेशर, और सराउंडिंग में क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर। तो आपको पता है कि विंड कैसे चलता है, हाई टू low pressure. As the land gets heated up, the air rises and low pressure is created on land, and on the other hand high pressure area is created in the Indian Ocean. मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, और इधर क्या है, हाई प्रेशर। अब विंड्स किधर मूव करने चाहिए, हाई टू लो मूव करने चाहिए। ओके, द लो प्रेशर लैंड सिस्टम अट्रैक्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये जो लो प्रेशर का सिस्टम बना हुआ है, मान लीजिए ये जोन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, और यहाँ पर हम समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं रफली, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इंडिया लाई कर रहा है, और ये जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं ये अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि ये लो प्रेशर का रीज़न था और ये हाई प्रेशर से आ रही थी। पर यहाँ पर क्या है, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इन पे क्या लग जाता है, कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स विंड्स को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन। तो ये जो विंड्स आ रही थी, अब इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये इस तरह से घूम चुकी हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा, इस तरह से घूम चुकी हैं, और यही विंड्स जो है मॉइस्चर लेकर आती हैं और रेनफॉल क्रिएट करती हैं। दीज विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड इंटर द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मानसून। As it reaches India, monsoons are divided into two branches, namely Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. तो जैसे ये विंड्स पहुंचती हैं इंडिया की तरफ, तो ये दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच और एक ब्रांच जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, दीज विंग ब्रिंग abundant moisture to the country. गिवन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। तो हमको यहाँ पे नोट के फॉर्म में बताना है कि क्या वेदर कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में। ठीक है, तो इसका आंसर है, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। कब से कब रहता है, मिड नवंबर से लेकर के फरवरी तक कोल्ड सीजन रहता है। जनवरी और दिसंबर और जनवरी दे आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब सदर्न इंडिया उतना ठंडा नहीं रहता जितना कि नॉर्दर्न इंडिया में ठंड रहती है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। क्या आपको देखने को मिलता है, जब धूप निकल जाती है तो डेज वार्म हो जाते हैं एंड नाइट्स क्या रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। कौन सी विंड्स प्रिवेल करती हैं, ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। ठीक है, क्योंकि विंड्स का डायरेक्शन देख रहे हैं आप कैसे आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और ये लैंड लॉक्ड एरिया से आ रही है, नो मॉइस्चर है इनके पास, इसलिए कोई रेनफॉल हमें मेनली अपने कंट्री में देखने को नहीं मिलता, इसलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री क्या है, इट इज़ अ ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट। कुछ रेनफॉल तमिलनाडु कोस्ट पे भी देखने को मिलता है एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। जो रिट्रीटिंग मानसून है, आपको पहले भी बताया कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करके थोड़ी बहुत रेनफॉल वर्षा यहाँ पर क्रिएट करती हैं। The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity, feeble and variable winds. तो वहाँ पे वेदर कैसा है, क्लियर स्काई, मतलब क्लियर, कोई क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मानसून ड्राई सीजन है, क्लाउड्स नहीं है, तो क्लियर स्काई देखने को मिलेगा। टेम्परेचर जो है वो कम रहता है और ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का कंटेंट हवा में कम रहता है, एंड वीक विंड्स रहती हैं, फीबल एंड वेरिएबल वीक विंड्स का वेरी कर सकती है विंड्स। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखेंगे कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वेस्ट एंड नॉर्थ विंड से आ रही हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, और ये क्या है, दीज लो प्रेशर सिस्टम्स जो कि कहाँ ओरिजिनेट करती हैं, मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया, दे मूव इनटू इंडिया, और ये कहाँ से आ रही है, वेस्टर्ली फ्लोज लेकर आ रही हैं, और ये थोड़ा बहुत रेनफॉल भी क्रिएट करती हैं, कहाँ पर, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेनफॉल्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल्स इन द माउंटेन्स यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ना, जो वहाँ पे ये क्रिएट करिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में।
western cyclonic disturbances. Although the total amount of winter rainfall, locally known as Mahavat, is small, they are of immense importance to cultivation of rabi crops. और ये rabi crops के लिए काफ़ी important है. rabi crops में क्या क्या आ जाता है, wheat जैसे हो गया. तो इन crops के लिए जो local winds हैं, लोकल विंटर रेनफॉल है जिसको हम महावत कह रहे हैं, ये भले ही थोड़े कम अमाउंट का हो, लेकिन ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. और द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. और जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन देखने को नहीं मिलता. क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया. तो मानसून रेनफॉल जो इंडिया में होता है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है. आंसर, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी इवेंट्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ये स्टीडी इवेंट्स नहीं होते, मतलब एक नियमित पैटर्न पर ये फ्लो नहीं करती, ये पल्सेटिंग होते हैं नेचर में. इनका एक रिदम होता है, एक साइक्लिक नेचर है, पैटर्न है, एंड दे आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. इनको भिन्न भिन्न एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो अफेक्ट करती हैं, इन पर असर डालती हैं. इनका ड्यूरेशन कितना होता है, तो 100 से लेकर के 120 दिन, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर. कब से कब ब्लो करती है ये मानसून विंड्स जो है, और कब से कब रहता है मानसून सीजन इंडिया में, तो अर्ली जून से लेकर के मिड सितंबर तक. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. तो जब ये आता है तो अचानक से रैपिडली एडवांस करता है और लगातार कॉन्टिन्यूसली कई दिनों के लिए वर्षा होती रहती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ द मानसून. इसे क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ द मानसून. द मानसून्स अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और जून के फर्स्ट वीक होते होते ये अराइव कर जाता है कहाँ पे, द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला. उसके बाद इट प्रोसीड्स इनटू टू, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Breaks क्या है, रेनलेस इंटरवल्स हैं. वेट और ड्राई स्पेल्स जो है, ड्राई स्पेल्स जो रेनफॉल कुछ दिन होते हैं फिर नहीं होते, उनमें ब्रेक आ जाता है, ये क्या है, रेनलेस इंटरवल्स. तो ये ब्रेक्स होते हैं. इनमें बर्स्ट मतलब एडवांस, जब ये रैपिडली एडवांस कर रहे हैं तो बर्स्ट ऑफ मानसून, और जब इनमें ब्रेक्स लग रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक्स इन रेनफॉल. इसका इफेक्ट क्या है, The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy floods in one part, हम देखते हैं कि कहीं कहीं इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है कि बाढ़ आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं. एंड इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स, और कहीं पे ना होने के कारण सूखा हो जाता है. इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल. कहीं पे बाढ़ ही ला दे रहे हैं तो कहीं पर सूखा रह जा रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर पे हर तरह से नुकसान है. फ्लड्स में भी एंड ड्रॉट में भी, दोनों साइड से एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पे नुकसान पहुँचता है, और इसका आना भी ज़रूरी है. एंड इट्स रिट्रीट. तो इसका अराइवल और रिट्रीट जो है ये भी इरेगुलर है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ये, ठीक है. हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री. इसलिए इसका इफेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फार्मिंग शेड्यूल है फार्मर्स का, कई बार फार्मर्स पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं हमारे कंट्री में, तो उनका शेड्यूल जो है पूरा मतलब अनसर्टेन रह जाता है मानसून की वजह से. तो ये मानसून था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि कैसे 100 से 120 दिन के लिए रहता है, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर. इसमें बर्स्ट, ब्रेक्स जैसे फिनोमेना भी हमने देखा. ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. और इसके मतलब इफेक्ट्स देखा कि कैसे ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंट्री में. So in this way, we discussed the exercise with solutions of class 9th Geography chapter 4 which is climate. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.